साथियों, आज हम बात करेंगे कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आपके किसी भी तरह का लोन है तो किसी भी तरह की गैर कानूनी रिकवरी वो आपसे नहीं कर सकता। आप किस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं? अगर आपका अनसिक्योर लोन है तो आपके क्या राइट्स हैं? साथियों, दो तरह के लोन होते हैं हमेशा सारी दुनिया के अंदर, अनसिक्योर लोन, सिक्योर लोन। आगे उनकी ही अलग अलग ब्रांड है भाई। जैसे अगर कार की बात की जाए तो कार तो कार ही है भाई, मारुति की हो चाहे जैगवार की हो चाहे बेंटले की हो, नाम उसका कार है। ऐसे ही सिर्फ दो तरह के लोन होते हैं, अनसिक्योर, सिक्योर। अनसिक्योर मीन्स, अनसिक्योर का मतलब क्या है? जिसमें लोन लेते समय हमने अपनी कोई कीमती चीज, कोई एसेट, कोई गोल्ड या कोई भी कीमती चीज ऐसी, या कोई स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस का लोन लिया तो उसकी एचपीए चढ़वा देते हैं। हमने कोई भी ऐसी कीमती चीज बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास नहीं रखी कि अगर भगवान ना करे ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो वो उसकी सेल करके, ऑक्शन करके, बोली करके अपना पैसा ले सके। उसको बोलते हैं अनसिक्योर लोन। अब सिक्योर लोन कौन सा होता है? मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस आदि, या गोल्ड लोन, या इसके अलावा भी कोई भी आपने एसेट रख दिया, कीमती सामान रख दिया और बैंक या एनबीएफसी कंपनी को पावर दे दी कि भाई अगर हमारे से ईएमआई नहीं दी गई तो आप इसकी ऑक्शन कर देना, बोली कर देना, सेल कर देना और अपना पैसा ले लेना। इसको बोलते हैं सिक्योर लोन। हर बार बताता हूं, बार बार बताता हूं, 1000 बार बताता हूं, अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। अगर पैसे नहीं है तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप जो है ये कुछ सुद्धा ही कुछ नहीं है। इनकी दुकान में तो पेट्रोल के कोटन लगा दो और नीट कोटन है टाइम पर तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर ही पेट्रोल डाल दो, भिखमंगों को बोरी खराब कर दो, इनका कुत्तों का कैचले बना दो इनको। साथियों, सबसे पहले एक बात समझेंगे, किसी भी तरह का आपका लोन है, 3 महीने से पहले जब तक आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट नहीं होती आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती किसी भी तरह की। यह बात समझे। 3 महीने का मतलब बोलते हैं बैंकिंग की भाषा में एनपीए हो गया भाई। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। अब होता क्या है, एक ईएमआई डिफॉल्ट होने के 2-4 दिन के बाद ही फोन आने शुरू हो जाते हैं, चवन्नी छाप आने शुरू हो जाते हैं, परेशान करते हैं, राज करते हैं। इनके ऊपर एक आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस है कि ये सुबह 8 बजे के बाद और शाम के 7 बजे से पहले आपके घर, मकान, दुकान, फैक्ट्री, कारखाने पे आ सकते हैं पैसे मांगने के लिए। पोलाइटली बात करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से, डिसेंट तरीके से पेश आएंगे। सबसे पहले इनके पास आई कार्ड होना चाहिए जो 99% के पास भिखमंगों के पास है ही नहीं। उसके बाद इनके पास वो लेटर होना चाहिए जिसमें बैंक ये बताएगा, लोन स्टेटमेंट के आज तक आपने कितना पैसा देना है, वो भी इनके पास नहीं है। सबसे पहले इनसे मांगिए आप इनका आई कार्ड मांगे, जो कि है नहीं तो इनकी दुकान पे ठुट मारूंगा, बगैर भिखारी यहां से, हमें क्या पता तू इस बैंक एनबीएफसी कंपनी से है। वो कहेगा मैं इस रिकवरी एजेंसी से हूं। अरे बोली तिरेड, मैंने रिकवरी एजेंसी से पैसे ले रखे कि बैंक से पैसे ले रखे भाई? अगर रिकवरी एजेंसी से है तो अथोराइज लेटर लेके आ कि मेरे बैंक ने तेरी रिकवरी एजेंसी को अथोराइज किया है, फिर मैं तेरा आई कार्ड रिकवरी एजेंसी का मान लूंगा, नहीं तो उस बैंक एनबीएफसी कंपनी का कार्ड चाहिए। दूसरा, वो लोन के डॉक्यूमेंट्स लेके आ, लोन स्टेटमेंट लेके आ कि आज तक मुझे कितना पैसा देना है। वर्बली मैं नहीं मानूंगा। डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
हर चीज रिटर्न में, हर चीज लिखित में है, कोई भी चीज यहां वर्बली अलाउड नहीं है, वर्बली मानी नहीं जाएगी, कानूनी रूप से सही नहीं है, रिटर्न में होनी चाहिए। अब उसके अलावा अगर आई कार्ड 1% लेके भी आए, वो बैंक का भी हो, अरे किसी बड़ी ब्रांच से अगर आपने लोन लिया है तो वहां तो 250 आदमी काम कर रहे होंगे यार, और 250 आदमियों के पास आई कार्ड होगा उस बैंक का, तो क्या 250 आदमियों के पास पावर आएगी आपके मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम में आने की? नहीं, नेवर। नियम क्या है, उसके पास एक विजिटिंग लेटर होना चाहिए जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी इशू करेगा कि भाई आप, बैंक ने इस आदमी को थ्रेड किया, ये इस आदमी के पास विजिट करेगा, जो कि इनके पास कभी होता ही नहीं है, तो इनकी दुकान पे मारो ठुड। अब ये चवन्नी छाप फेक नोटिस भेजते हैं 99%, 138 लगी, 420 लगी, फलाना लगी, ये लगी, इनका बस लग चला है तो ये भिखारी 302 का भी नोटिस भेजना शुरू करता है। ये स्टैंप भी फर्जी लगा देते हैं, फेक नोटिस डिसेंट एडवाइस लिख के वीडियो देखें, आपको पता लग जाएगा जो नोटिस आपके पास आया है वो फेक है क्या जेन्युइन है। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 2000 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या अगर आ रही है तो YouTube के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, जैसे ही आगे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो फिर अगर वो जेन्युइन आपको लग रहा है, सारे देश की कोर्ट ऑनलाइन हो चुकी है, ई कोर्ट लोड कर लें, ई कोर्ट में आपको पता लग जाएगा कि नोटिस जो आपके पास आया जेन्युइन है क्या फेक है। इसके अलावा कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी, जैसे मैंने बताया, 3 महीने से पहले आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, चाहे अनसिक्योर लोन है, सिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन में क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है? मैक्सिमम अगर आपने उसको चेक दिया है तो वो चेक बाउंस का केस कर सकता है। ईसीएस या नेट से आपकी पेमेंट जा रही है, मंथली ईएमआई जा रही है, तो आपके ऊपर सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड कर सकता है कोर्ट में, पुलिस में नहीं। पुलिस का कोई काम नहीं है। 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गया, 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5 ईएमआई भी डिफॉल्ट होगी, तो भी ये क्राइम में कंसिडर नहीं होता, ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। सारे देश के किसी थाने, पुलिस स्टेशन, चौकी में आपके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं हो सकती, आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे, और ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास फोन कर सकता, ना ही कोई पुलिस वाला आपके पास आ सकता, क्योंकि हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे देश में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, ना कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी की रिकवरी करके उसके पैसे दिलवाने का। सबसे पहले ये बात समझ लें, अगर आपका सिक्योर लोन है तो 3 महीने के बाद अगर आपकी लगातार 3 ईएमआई मिस हो गई है, या कुछ अलग अलग करके 2 दे दी, 1 रहेगी, 3 दे दी, 1 रहेगी, जिस दिन टोटल 3 ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हो जाएंगी, तो आपका लोन जो है वो एनपीए में वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी डाल सकते हैं। लेकिन 99% को डालते नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। अगर इनका 15-20% एनपीए हो गया, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, लोग एनपीए का जैसे ही रेशियो बढ़ेगा तो इनके शेयर जो हैं शेयर बाजार के अंदर वो मुझसे बन जाएंगे, चूहे बन जाएंगे। इनका 100 रुपए का शेयर 2 रुपए में नहीं कोई खरीदेगा, इनकी कैच लिकट जाएगी, अपने आप ही नंगट हो जाएंगे। यही कारण है कि इन चवन्नी छाप कुत्तों को इन्होंने पाला हुआ है, ताकि ये लोगों को डरा के, धमका के, साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके, मनोवैज्ञानिक दबाव में लेके उनको अपराधी इन्होंने घोषित किया, आपको क्रिमिनल इन्होंने बनाया है। संविधान ने आपको क्रिमिनल नहीं घोषित किया, आपको अपराधी घोषित नहीं किया लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे। तो एनपीए में अगर ये डालते भी हैं, ज्यादा जो हैवी अमाउंट को होता है उसको एनपीए में डालते हैं, इसीलिए कम अमाउंट के को एनपीए में डालते नहीं, क्योंकि शेयर बाजार इनका धड़ाम से नीचे गिरेगा।
अगर उसके अलावा इनको क्या लॉस हो गया एनपीए बढ़ने से? पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, क्या कारण था? उसका 26% एनपीए हो गया। सामान्य बोलचाल की भाषा में उसने 100 आदमियों को लोन दिया, 26 ने उसके पैसे ही नहीं वापसी दिए, तो वो खुद ही नंगड़ हो गया, ताला लग गया, शेयर बाजार गिर गया उसका। बैंक एनबीएफसी कंपनी को क्या प्रॉब्लम आएगी? जिस भी बैंक का एनपीए का रेशो बढ़ेगा, सबसे पहले उसका शेयर नीचे गिरेगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा, उठ नहीं पाएगा। दूसरा और सबसे बड़ा कारण, लोग उसमें सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, एफडी नहीं करवाएंगे, आरडी नहीं करवाएंगे। जिनके अकाउंट खुले हैं, एफडी आरडी बनी हुई है, वो तुड़वा लेंगे अपनी एफडी को, आरडी को बंद करवा देंगे, अपने सेविंग अकाउंट को बंद करवा देंगे, करंट अकाउंट को बंद करवा देंगे। क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस जो है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर डूबगी, क्योंकि एनबीएफसी कंपनी के पास तो पावर ही नहीं है पैसे जमा करने की, उसका तो नाम ही नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, वो पैसे जमा करने की, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट खोलने की उसके पास पावर नहीं है। जो भी बैंक है, भगवान ना करे अगर वो डूब गया, फॉर एग्जाम्पल आपके 5 करोड़ रुपए उसमें रखे हैं, तो सिर्फ आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे, 4 करोड़ 95 लाख रुपए आपके भी डूब जाएंगे। अगर आपके उसमें पड़े 75,000 रुपए हैं सिर्फ, तो आपको 75,000 रुपए मिलेंगे, ना कि 5 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब इसका यह हुआ कि जो कोई भी बैंक डूबेगा तो आपका जो पैसा है उसका 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस हुआ है, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। फिर चाहे आपके सेविंग अकाउंट में भी पैसे पड़े हैं, करंट अकाउंट में भी पड़े हैं, एफडी में भी पड़े हैं, आरडी में भी पड़े हैं, और उस बैंक की अलग अलग ब्रांचेज में भी पड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो बैंक डूब गया, आपके नाम से किसी भी ब्रांच में उसकी पैसे पड़े हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो जैसे इनका एनपीए का रेशो बढ़ेगा, एक तो ये नंगड़ होंगे शेयर बाजार में, दूसरा इनका बैंक डूबेगा, तो ये आपके ऊपर कार्रवाई करने से पहले खुद नहीं नंगड़ होना चाहते, खुद अपने बैंक पे ताला नहीं लगवाना चाहते। यही कारण है कि लोगों के साल 2-2 साल भी हो गए एनपीए में नहीं इन्होंने डाला है। अगर हैवी अमाउंट है तो एनपीए में डाल देते हैं। एनपीए में डालने के बाद क्या नियम है? अगर सिक्योर लोन है तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सरफेसी एक्ट 2002 में बना, क्यों बना? अवस्था आविष्कार की जननी है। 2002 से पहले भी लोन होते थे, 80 के दशक में भी, 70 के दशक में भी। जब लोन डिफॉल्ट हो जाते थे तो बैंक को कोर्ट में जाना पड़ता था उसकी रिकवरी के लिए, उसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लग जाता था। एनबीएफसी कंपनी का तो उस टाइम जन्म ही नहीं हुआ था। 2002 में सरफेसी एक्ट बनाया गया कि बैंक या एनबीएफसी कंपनी को कोर्ट में जाने की जरूरत ही ना पड़े, और वो कानूनी तरीके से अपनी उस प्रॉपर्टी के एक्शन कर दे, बोली कर दे, सेल कर दे, और अपना पैसा रिकवर कर ले। जब एनपीए 3 महीने आपकी ईएमआई डिफॉल्ट होगी, एनपीए में अगर इन्होंने डाल दिया तो ये आपको 13/2 का 13/2 का नोटिस इशू करेंगे, सिंबॉलिक पोजीशन का। उसमें ये आपको 2 महीने का टाइम देंगे, 60 दिन का। उस 60 दिन में भी अगर आपने पैसे नहीं दिए 2 महीने में भी, तो 3 महीने तो पहले एनपीए में गया और 2 महीने और हो गए, टोटल 5 महीने हो गए। उसके बाद जो नियम है, 1 महीने का टाइम आपको और दिया जाएगा 30 दिन का, और उस 30 दिन में वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको पब्लिश करेगा। आपका जो लोकल न्यूज़पेपर होगा उसमें निकलवा देगा, उसका एक रिजर्व प्राइस रख देगा, उसकी एक डेट रख देगा कि भाई इस तारीख को इसकी एक्शन करेंगे, बोली करेंगे, सेल करेंगे, और उसमें उसका एक रिजर्व प्राइस निर्धारित कर देगा। जैसे ही वो कोई रिजर्व प्राइस निर्धारित करेगा, हमेशा वो उसको कबाड़ी के रेट में, स्क्रैप के रेट में बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आम आदमी जो होता है वो कभी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से प्रॉपर्टी नहीं खरीदता। वो स्पेशल एक्सपर्ट होते हैं जो इनकी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, और वो कबाड़ी के रेट में ही उसको खरीदते हैं। आम पब्लिक क्योंकि उसको लेती है, उसके ग्राहक कम होते हैं। बैंक एनबीएफसी कंपनी क्या चालाकी करते हैं? फॉर एग्जाम्पल 3 करोड़ रुपए का आपने की प्रॉपर्टी का रेट है, और इन आपने देने आज इनके 1 करोड़ रुपए हैं, ब्याज प्लेंटी जुर्माना लगा के, ये उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए रख देते हैं रिजर्व प्राइस। आप सिर्फ एक सिंपल नोटिस इशू करें कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जिस मोहल्ले में है, जिस कस्बे में, जिस शहर में है, जिस
जितने स्क्वायर फुट की है, जितने स्क्वायर यार्ड की है, उसी लोकेशन पे उतने स्क्वायर यार्ड की, उतने गज की 2 आदमियों के एफिडेविट लेके आओ कि वो 1 करोड़ में अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए तैयार है। नहीं तो मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, 3 करोड़ रुपए में इसको सेल करो और अपना 1 करोड़ रुपया लेके मेरे 2 करोड़ रुपए वापसी करो। वो कभी इनसे होगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले बता दिया इनसे आम आदमी प्रॉपर्टी नहीं खरीदता। अगर आपकी 3 करोड़ रुपए की वैल्यू भी है तब भी ये 3 करोड़ में उसको सेल नहीं कर सकते। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, आपकी प्रॉपर्टी बचाव हो सकता है कानूनी रूप से। इसके अलावा भी आपकी प्रॉपर्टी का बचाव हो सकता है अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का या डीएम साहब का। इसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी लाइटली ना लें, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। नहीं तो अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसको स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में ये बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आपके पास ऐसा नोटिस आए या भगवान ना करे किसी वजह से आप फाइनेंशियल डाउन हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि अब तक तो मैं ईएमआई दे पाया हूं सिक्योर लोन की और फ्यूचर में मैं दे नहीं पाऊंगा, तो प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें, नहीं तो ये आपके ऊपर भी 100% सरफेसी एक्ट लगा के 13(2), 13(4) का नोटिस इशू करके आपकी प्रॉपर्टी की एक्शन करेंगे, बोली करेंगे, सेल करेंगे। 13/4 का जब ये नोटिस इशू कर देंगे, 1 महीने का टाइम दे देंगे। अगर आपने फिर भी पैसा नहीं दिया तो टोटल 6 महीने हो जाएंगे। उसके बाद ये डीएम साहब के पास जाएंगे। कई जगह डीएम साहब बोलते हैं, कई जगह डीसी साहब बोलते हैं, कई वैसे बेसिकली आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो इनके पास जाएंगे, वहां से ऑर्डर लेके आएंगे, आदेश लेके आएंगे आपकी प्रॉपर्टी का कब्जा लेने के, फिजिकल पोजेशन लेने के। जैसे ये ऐसा कोई नोटिस इशू हो 13(2) का ही, तो या आपको लग रहा है कि फ्यूचर में दे नहीं पाऊंगा, तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर। आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत 13(2) का नोटिस आ रहा है, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजेशन का, फिजिकल पोजेशन का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का रहा है, तो आप तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत रिप्लाई आएगा। यह नंबर मेरी टीम के पास रहता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, अबे गंजे टकले, तेरे को ही कह रहा हूं, अगर ये गंजे टकले ससुराल वालों की जानी करे तो इनके टटरे के अंदर, खोपड़े के अंदर इनके चपले मारे, कुछ तो इनके राम ने बाल उड़ा दिए और बाकी भी इनके उड़ा दिए जाएं। हुक्म की तामील हो। जय ससुराल वालों की।